बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, मुल्क भर के फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए बाकायदा वैक्सीनेशन का आगाज़ हो चुका है। इस्लामाबाद समेत चारों सूबों बशमूल गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं जो बाज़ाब्ता फ़ाल भी हो चुके हैं। अगर तादाद की बात की जाए तो पंजाब में 189 हैं, सिंध में 14 है, केपी में 280 हैं, बलूचिस्तान में 44 हैं और इस्लामाबाद में 14, आज़ाद कश्मीर में 25 और गिलगित बल्तिस्तान में 16 कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। पहले मरहले में हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेशन लगाई जाएगी, फिर दूसरे मरहले में 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को लगाई जाएगी और फिर बतदरीज वैक्सीन की आमद के बाद आइंदा का लाहेअमल तरतीब दिया जाएगा। वैक्सीनेशन के हवाले से किस हद तक बेहतरी आ सकती है, कितनी ये मौसर हो सकती है, इसी बारे में बात करने के लिए वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने किया। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है, खुशाइंद बात भी है कि चाइना ने कहा कि पहला मुल्क पाकिस्तान है जिसे हम वैक्सीनेशन फराहम कर रहे हैं। आपके नजदीक अब तक जितने ट्रायल हो चुके हैं उन ट्रायल के नतीजे के मुताबिक ये वैक्सीन कितने फीसद तक कारआमद पाई गई है? मेरा ख्याल है जी, सबसे बड़ी बात है, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी चाइना का कि आपको पता है कि देयर आर ऑल वेदर फ्रेंड्स और हमेशा उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जैसे उन्होंने 5 लाख पहली जो कंसाइनमेंट भेजी है वैक्सीन की, ख़ास तौर पे हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। और फेडरल गवर्नमेंट ने इंसाफ के साथ सारे सूबों को उसका हिस्सा दिया है, जिसमें हमें भी 70,000 वैक्सीन जो है मिली है। नेचुरली देखें, जब एक दफ़ा वैक्सीनेशन, ख़ास तौर पे जो हमारे सबसे वल्नरेबल ग्रुप होता है वो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे इतने सीनियर प्रोफेसर्स जो हैं वो शहीद हुए, हमारे डॉक्टर्स शहीद हुए, नर्सेस शहीद हुई। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो पेंडेमिक था, इसके ख़िलाफ़ जो जंग थी, उसमें पेश हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स थे। तो हक भी सबसे पहले वैक्सीन का उन्हीं का बनता है। तो जो पहली वैक्सीन अभी हमारे पास आई है वो इंशाल्लाह हम पहले अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को दे रहे हैं। और जैसे आप ऑलरेडी डिटेल माशाल्लाह इसकी सारी दे चुके हैं कि इस वक्त 189 सेंटर्स जो हैं वो हमने मखसूस कर दिए हैं पंजाब के अंदर। और हेल्थ केयर वर्कर्स का कोई तकरीबन 3,60,000 की हमारे पास लिस्ट है और बिस्मिल्लाह हम जो है 70,000 से करेंगे। लेकिन खुशखबरी तो ये है कि ऑलरेडी फैसल सुल्तान साहब ने हमें बताया है कि कोवैक्स के थ्रू इंशाल्लाह अनकरीब हमारे पास 1,70,00,000 और डोजेस भी आ रही हैं, जो कि कोवैक्स की कमिटमेंट थी। वो आपका परसों का बयान बड़ा मौजूद बहस बना हुआ है, असम्बली के अंदर भी उसकी गूंज है, आपके अपने अरकान असम्बली भी कह रहे हैं, उसका यहाँ तो मतलब समझ नहीं सके, यहाँ किसी ने उस पर गौर नहीं किया कि आपने कहा है कि अपनी जिम्मेदारी पे वैक्सीन लगवाएं। ये क्या मामला है, ज़रा इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दें। देखिए थोड़ी सी मैं आपको बात बताऊं। अभी जब हमारी ट्रायल हुई है ना वैक्सीन की, आपको पता है कि इसके अंदर कोई तकरीबन 26,000 से लेकर 28,000 लोग, मैं और यासर उसमें शामिल है जी। आपको पता है मैं और यासर भी शामिल हूँ उसमें। आपसे भी कंसेंट फॉर्म साइन? जी बिल्कुल। तो मैंने कहा आपसे भी कंसेंट फॉर्म साइन कराया होगा उन्होंने? जी बिल्कुल करवाया जी। तो मैंने कोई ऐसी गलत बात तो नहीं की? हाँ, तो जब मैंने कहा जिनको लगा उन्होंने कंसेंट फॉर्म साइन किया कि, और आपको बताया गया कि इसके छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और ये हर बंदे का हक होता है कि उसको पता चले कि कोई साइड इफ़ेक्ट है। बुखार भी अगर चढ़ना है तो पता तो होना चाहिए। तो ये बताया था कि भाई आप नंबर 1 कंसेंट लेते हैं और आप देखिए आपने खुद अगर लगवाई थी, चाहे आपको तो नहीं पता था प्लेसिबो लगी या आपको या वैक्सीन लगी, लेकिन कंसेंट तो आपसे फिर भी ली गई ना। और ये हर बंदे का हक होता है कि, तो ये मैं तो एथिकल बात कर रही थी कि हर बंदे का हक होता है कि उससे कंसेंट ली जाए और कंसेंट लेने के बाद अगर वो कंसेंट देंगे तो वैक्सीन लगेगी। अब जो हमारे पास नाम आए हैं अपने हेल्थ केयर वर्कर्स के, उन लोगों ने अपनी कंसेंट दे के उन्होंने अपने नाम खुद दिए हैं, तो देयरफॉर वी आर नॉट वरीड अबाउट इट। लेकिन ये बातें जो आगाही की होती हैं, ये शऊर पैदा करने की, ये गैर ज़िम्मेवाराना मैंने कैसे बात कर डाली। देखिए मकसद ये है कि अगर आपने एक पूरे ट्रायल में हिस्सा लेके सबने इजाज़त दे के एक फॉर्म साइन किया, तो मैंने अगर ये कहा कि ये बात बतानी चाहिए और मरीज़ों को पता होनी चाहिए, जिनको
वैक्सीन लगनी है उनको पता होना चाहिए। और ज़बरदस्ती वाली ये बात होती है कि आप डॉक्टर साहब ये बता दें क्या इससे कुछ जानलेवा तो नहीं है ना, कोई खुदा ना बीमारी जो आपने कहा नज़ला ज़ुकाम या हल्का बुखार, ये तो एक आम सी चीज़ है, वैक्सीन लगने से कोई ऐसा खतरा तो नहीं है जिससे लोग डर जाएं? लेकिन जी जहाँ तक अभी तक इसके सामने साइड इफ़ेक्ट्स आए हैं उनमें बुखार है और हल्का बुखार, थोड़ा सा जो सिम्टम्स होते हैं बुखार के और ज़ुकाम बुखार के वो सिम्टम्स हैं। लेकिन इन चीज़ों से भी तो लोग परेशान हो सकते हैं ना कि मैंने वैक्सीन लगवाई, मैं तो ठीक ठाक था, अब मुझे बुखार चढ़ गया। तो लोगों को खबर ज़रूर देनी चाहिए। यू मस्ट ऑलवेज इन्फॉर्म पीपल कि इसके साथ छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और नॉर्मली जब हम बच्चों को भी वैक्सीनेशन देते हैं तो माँ बाप को पता होता है कि आज इसको ये मीज़ल्स की वैक्सीन लगी है तो एक दिन बुखार होगा, बुखार उतरेगा, तो बताना तो हर डॉक्टर का फ़र्ज़ है कि बताए ज़रूर। वजह यह है कि जितने वेल इन्फॉर्म्ड मरीज़ होते हैं या जितने वेल इन्फॉर्म्ड लोग होते हैं, इसका मतलब है कि वो अपनी कंसेंट के साथ ही सारे काम। डॉक्टर मेरा ख्याल है वैक्सीन कितने फीसद कारआमद है? डॉक्टर सुल्तान साहब का तो ये कहना है कि 70% कारआमद है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 30% अभी भी चांसेस मौजूद हैं कि आप कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं। देखें जी, एफिकेसी से जहाँ तक ताल्लुक है वैक्सीन की, वो तो उन्होंने जैसे आपको बताया है कि जो साइनोफार्मा की आई है दिस इज़ अबाउट 70% इफेक्टिव। मकसद ये कि एफिकेसी कितनी है, देयर आर चांसेस कि ऑफ कोर्स यू माइट बी एक्सपोज्ड, लेकिन जैसे कि मैंने बताया आपको कि कोविड एक बिल्कुल नई बीमारी थी जब ये आई थी और आपके सामने है कि हर किस्म की दवाई की बात हुई, दवाइयों की ट्रायल्स हुई, ट्रायल्स के बाद फिर एक प्रोटोकॉल सेट हुआ। इसी तरह जब अब वैक्सीनेशन शुरू होगी तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास जो फिगर्स आएंगी उनमें कुछ हमें अंदाज़ा होगा हाउ स्ट्रांगली इफेक्टिव इट इज़। मतलब ये कि बिल्कुल प्रिवेंट कर दिया या अगर कोविड हुआ तो माइल्ड हुआ, ये सारे जी इंशाल्लाह इसी महीने के एंड तक कोवैक्स की अगली खेप जो है, यानी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे साथ कमिटमेंट की हुई है, वो इंशाल्लाह हमारी ये उम्मीद है कि इस महीने के एंड तक उनकी ऑलरेडी उन्होंने प्रोक्योर कर ली है और ये कोई तकरीबन 1,70,00,000 है, ये दे विल बी गिविंग इट टू अस। लेकिन एक बात मत भूलिए राना साहब के ऑलरेडी आपको पता है कि इस वक्त जो सबसे बड़ी बात है कि कॉन्साइनोफार्मा जिनके साथ हमारी ट्रायल चली है वो भी इस वक्त ट्रायल मुकम्मल होकर उसकी एनालिसिस हो रही है। अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर उसके नताइज सामने आ जाएंगे। जब इंशाल्लाह उसके मुस्बत नताइज के बाद आपको पता है कि इसी कंपनी ने हमारे साथ कमिटमेंट की हुई है कि दे विल बी गिविंग अस एडिक्वेट नंबर ऑफ वैक्सीन्स। तो इंशाल्लाह वैक्सीन्स का जहाँ तक ताल्लुक है इंशाल्लाह वैक्सीन्स अवेलेबल होंगी और हमारी पूरी कोशिश होगी कि अगले 4-5 माह के अंदर कम से कम हमारे 10 करोड़ आबादी जो है। सही डॉक्टर साहब, आपको भी मालूम होगा कि जब ये कोविड आया था तो बहुत सा एक तबका ऐसा था जो इसे मानने से इनकारी था कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है। फिर वैक्सीन आई तो दुनिया भर में बेशतर ममालिक में ऐसे तबके मौजूद हैं कि जो वैक्सीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो क्या पंजाब के अंदर भी ऐसी किसी मज़ाहमत का सामना है? अभी तक तो जी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई और ना किसी ने एतराज़ किया। मेरा ख्याल है मुझे तो बहुत ज़्यादा टेलीफोन्स भी आने शुरू हो गए कि बाकी लोगों को कब वैक्सीन मिलेगी। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि पहले जब हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को लग गई तो फिर इसके बाद जो 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं पहले उन्हें लगाई जाएगी, फिर जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको लगाई जाएगी। क्योंकि हमने ये देखा है कि कोविड की वबा के दौरानिया में सबसे ज़्यादा लोग जो इंतकाल किए हैं वो अबव एज 55 और जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ हैं। तो हमारी पूरी कोशिश होनी है कि जो हायर एज ग्रुप है उसको हम जितनी प्रोटेक्शन दे सकें वो प्रोटेक्ट कर सकें। डॉक्टर साहब, सिंध हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही है कि वैक्सीन ख़रीदने में बाहर से लाने के मामले में वफाक हमारी मुखालफत कर रहा है, हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। इसमें कोई हकीकत है? मुझे तो बहुत ही अफसोस होता है ये बात सुन के, क्योंकि जब हम सारे इकट्ठे बैठते हैं तो तब तो ऐसी कोई बात नहीं होती जिसमें उनकी मिनिस्टर भी होती हैं, मैं भी होती हूँ। मकसद ये है कि आपकी अगर ड्रैप के साथ वैक्सीन रजिस्टर हो गई है तो फिर आप पे तो कोई पाबंदी नहीं रही ना। इट्स अ रजिस्टर्ड वैक्सीन, आप उसकी प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। आपको किसी ने प्रोक्योरमेंट से मना नहीं किया, कोई ऐसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है इफ़ इट इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद ड्रैप। और हमारी इतला के मुताबिक एस्ट्राज़ेनेका की
साइनोफार्मा और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि स्पुतनिक जो है ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ट्रैप के साथ, तो अगर वो प्रोक्योर करना चाहते हैं मेरे अंदाजे में तो बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि हम खुद भी निगोशिएट कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब हुकूमत भी अगर इंशाल्लाह बल तो हमें बहुत उम्मीद है कि फेडरल गवर्नमेंट जिस तरह बहुत मेहनत से काम कर रही है और उन्होंने पहली खेप जिस तरह उन्होंने मंगवा के और ऑलरेडी बांट के बाकी दुनिया में अगर लग रही है हेल्थ केयर वर्कर्स को, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी लग रही है। तो अनकरीब अगर वैक्सीन हमारी आनी शुरू हो गई तो ठीक है, वरना हम भी ज़रूर कोशिश करेंगे और हमें तो कोई हमारे पे तो कोई पाबंदी नहीं है, तो कोई खुदा न खास्ता सिंध पे कोई अलहदा पाबंदी तो नहीं लगाई जा रही। डॉक्टर साहबा, आम फर्द तक वैक्सीन की फराहमी, ये पूरा साइकिल, यानी आपने जिस तरह का लाहेअमल तरतीब दिया है, पहले हेल्थ केयर वर्कर्स होंगे, फिर 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद होंगे, फिर दूसरे अफराद होंगे, तो ये साइकिल कंप्लीट होने में कितना वक्त लगेगा? इस पर मेरा ख्याल है किसी किस्म की कमिटमेंट देना तो बहुत मुश्किल है। वजह यह है कि जैसे जैसे वैक्सीन अवेलेबल होगी तो ग्रुप्स को लगाई जाएगी, लेकिन जो हमें इस वक्त टाइम स्लॉट्स मिल रहे हैं और जिस तरह आपको पता है फैसल सुल्तान साहब ने ऑलरेडी कोट किया हुआ है, हमें उम्मीद है कि अगले 3-4 माह 5 माह के अंदर वी वुड हैव एडिक्वेट नंबर के कम से कम बहुत बड़ी तादाद हमारे लोगों की जो है वो वैक्सीनेट हो जाएगी। आपको पता है आपकी बहुत बड़ी आबादी है, ऑलरेडी कोई तकरीबन 22 करोड़ की आबादी है, तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोई 30 to 40% आबादी जो है ये इनकी वैक्सीनेशन ज़रूर हो जाएगी इन द नेक्स्ट 3-4 मंथ। साहिबा, आपने कहा कि पहले मरहले में हेल्थ के जो वर्कर हैं उनकी होगी, दूसरे मरहले में 65 साल 60 साल, तो पाकिस्तान के अंदर जो हमारे खासकर वो तबका जो रोज़ाना की बुनियाद पर इन सबको मिलते हैं, उनकी बारी कब आएगी? सब और एक ये भी बता दें, क्या ऐसा होगा पाकिस्तान में कि अगर कोई खरीद के वैक्सीन लगवाना चाहता है तो उसको वो खरीद सकता है? कोई ऐसा सिस्टम भी होगा? मेरा ख्याल है कि अगर प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो अगर प्रोक्योर करके देना चाहेंगी तो उसमें तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगेगी। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, हम इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे और हर वो जर्नलिस्ट जो 60 साल से ज़्यादा उम्र का है उनको इंशाल्लाह ये वैक्सीन जिस तरह बाकी लोगों को दी जाएगी इंशाल्लाह लगेगी। आप बिल्कुल तसल्ली रखें, इसमें ये तो नहीं करना ना कि हमने तो कहा है कि अबव द एज ऑफ 60, इट कुड बी अ जर्नलिस्ट, इट कुड बी एनीबडी, पर वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल जो ग्रुप है वो आपका इसलिए वल्नरेबल है कि जो हमारी फर्टिलिटीज़ हुई हैं, यानी वो लोग जो इंतकाल किए हैं वो ज़्यादातर इस उम्र से ज़्यादा के लोग हैं, तो सबसे ज़्यादा तो हमें उनको। डॉक्टर साहब, क्या ये बेहतर नहीं है कि ये सारी वैक्सीनेशन जो मुहिम है ये हुकूमत के बैनर तले ही हो? अगर प्राइवेट सेक्टर में ये चली जाए तो फिर रेट में फ्लक्चुएशन जो होती है वो माजी में भी देखने में आई थी, तो फिर उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, अभी तो मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर को प्रोक्योर करते हुए कुछ वक्त लगेगा। वजह यह है कि पहले तो जो हुकूमतों के साथ कमिटमेंट्स हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, गावी की है, जो कोवैक्स जिसके बारे में मैंने जिक्र किया है, वो पहले अपनी वो कमिटमेंट्स पूरी करेंगी और वो कंपनियाँ ऑलरेडी कोवैक्स के साथ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कमिटेड हैं, तो वो पहले तो उनकी सप्लाई देंगी, फिर वो प्राइवेट सेक्टर की सप्लाई देंगी। तो मुझे बहुत हद तक उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो वाफर मकदार में वैक्सीन आएगी इंशाल्लाह दैट विल बी। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल वैक्सीनेशन से मुताल्लिक ये कि क्या एक शख्स को वैक्सीनेशन की एक डोज ही काफ़ी है या फिर उसे ज़्यादा डोज लगाई जाएंगी और कितने अरसे में लगाई जाएंगी? देखिए, जहाँ तक ये साइनोफार्मा की जो है ये 2 डोजेस पे वैक्सीन है, ये एक लगेगी और 21 दिन के बाद दूसरी डोज लगेगी। सो इट्स अ 2 डोज वैक्सीन। यूएई में भी इसी तरह ये लगाई गई है। सिंगल शॉट जो है वो जब वैक्सीन आएंगी तो वो बताएंगे कि ये सिंगल शॉट वैक्सीन है। फॉर द टाइम बीइंग जो इस वक्त हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को लग रही है, दिस विल बी 2 शॉट्स, एक आज लगेगी और 21 दिन के बाद लगेगी। और ये इंश्योर किया साइनोफार्मा ने कि हमें वो 2.5 लाख हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उनके लिए ये इंशाल्लाह 21 दिन के अंदर सारी डोजेस जो हैं वो पूरी कर देंगे। यानी 2.5 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए डोजेस मुकम्मल की जाएंगी और 21 दिन के अंदर मुकम्मल की जाएंगी। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सेनेट इलेक्शन के हवाले से जो आईनी तरमीमी बिल आज कौमी असम्बली में पेश किया गया और उस हंगामा आई हुई, इसी पर बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ ही मौजूद हैं, स्टे विद अस।
वेलकम बैक। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ और फ़रूक नसीम साहब की जानिब से बिल पेश किया गया जो सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेटिंग के हवाले से था, जिस पर अपोजिशन की जानिब से हंगामा आराई की गई, शोर शराबा किया गया। फ़रूक नसीम का यह कहना था कि शायद अपोजिशन को यह मालूम नहीं है कि आइन में तरमीम करना कैसे आइन की रूह से मुनाफी हो सकता है। अपोजिशन के बेशतर हलकों की जानिब से डेस्क बजाए गए, हुल्लड़बाजी की गई, आवाज़ें कसी गई और इसी दौरान इस पर कोई बहस नहीं हो सकी। अपोजिशन की जानिब से पहले कोरम की निशानदही की गई और उसके बाद फिर वॉकआउट कर दिया गया। तो क्या इस आईनी तरमीमी बिल पे अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पे आ सकते हैं? इसी बारे में डॉक्टर साहिबा की राय भी जानेंगे। डॉक्टर साहिबा, हम अवाम जो है ये मुंतखब करते हैं अपने अवामी नुमाइंदे कि ये फ्लोर ऑफ द हाउस अवाम के लिए काम करेंगे, कानून साजी करेंगे, लेकिन एक पार्लियामेंट के अंदर जब एक बिल पे बात होनी हो, आइंदा की हिकमत अमली तरतीब देनी हो और वहां पे हुल्लड़बाजी होती रहे, तो फिर अवाम किधर जाएंगे? मेरा ख्याल है ये तो अब अपोजिशन का वतीरा ही बन गया है कि मैं ना मानूं। आप मुझे ये बताइए, जब इनका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बना था जिसमें नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो बैठे थे, तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वाज कि सेनेट की इलेक्शन के अंदर ओपन बैलेटिंग होगी। एम आई राइट और नॉट? ये बात थी या नहीं थी? तो आज अगर हम कहते हैं कि ओपन बैलेट, तो वजह यह है कि हर मर्तबा हॉर्स ट्रेडिंग की बात होती है, हर मर्तबा वोट ख़रीदने की बात होती है और हम चाहते हैं कि ऐसी कोई बात ना हो और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अगर सेनेट की इलेक्शन हम ओपन बैलेट से करेंगे तो कम से कम ये जो इस तरह के इल्ज़ामात लगते हैं वो इल्ज़ामात तो ख़त्म हो जाएंगे। और इस चीज़ के ऊपर तो ये खुद भी इस बात में एग्री करते थे और ख़ुद भी चाहते थे। तो अब क्योंकि ये तहरीक इंसाफ कह रही है तो वो वाली बात है कि जो बात तहरीक इंसाफ कह रही है वो बात हम नहीं करनी। एंड ऑफ द डे वो लेजिस्लेशन जो आपकी इस किस्म की बातों को मिनिमाइज कर सके। इलेक्शन का एक ऐसा सिलसिला, पर्टिकुलरली वे सेनेट इलेक्शन इज कंसर्न, सेनेट के इलेक्शन के अंदर बरसों से हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगता रहा और अगर ये ना लगता होता तो शायद इनकी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी इस बात का जिक्र ना होता। आज जब हमें सबको मौका मिल रहा है कि हम लेजिस्लेशन करें और इसको एक ओपन बैलेट से और फेयर तरीके से करें, तो मुझे तो यकीन जानिए समझ ही नहीं आ रही कि एतराज़ किस बात का। हाँ, एतराज़ इस बात पे ज़रूर है इनको कि ये तहरीक इंसाफ ने क्यों बिल पेश किया, क्योंकि जो बात तहरीक इंसाफ ने करनी है वो बात इन्होंने नहीं मानी। कल हमारे प्रोग्राम में कहा कमर कायरा ने, उन्होंने कहा जी हम सरप्राइज़ देंगे और बहुत से तहरीक इंसाफ के MNA MP हमारे राब्तों में है और इस सेनेट इलेक्शन में ऐसा सरप्राइज़ देंगे तहरीक इंसाफ जो से भागना पड़ जाएगा। सरप्राइज़ उनका कहना है कि जीतेंगे सेनेट की नशिस्तें ज़्यादा। तो क्या वाकई तहरीक इंसाफ के अंदर कोई ऐसा माहौल बन चुका है? एक हम ख्याल ग्रुप तो सामने आ गया है। मेरा ख्याल है जहाँ तक पीपल पार्टी का ताल्लुक है वो तो शायद इस पोजीशन में बहुत अरसे से नहीं है कि किसी किस्म की सरप्राइज़ दें। आपको कोई सरप्राइज़ नहीं मिली हो तो मुझे नहीं पता। तकलीफ दे बात यह है कि इतनी बड़ी पार्टी मखसूस होकर रह गई एक सूबे के अंदर आपके सामने ही है। पंजाब में जो पीपल पार्टी का हाल है वो आपके सामने ही है। ये किसी ढकी छुपी बात तो नहीं है। एक ज़माना था जब कभी सोचा ही नहीं जा सकता था कि लाहौर के अंदर पीपल पार्टी जो है टफ कंपटीशन ना दे। हालात ये हैं कि कहीं उसने 1000 वोट लिया, कहीं 1200 वोट ली। अब जब ऐसी सिचुएशन हो तो मुझे नहीं पता कैसी कोई नई सरप्राइज़ आ रही। सरप्राइज़ जो आपके नाराज़ अरकान है उनका क्या बनेगा डॉक्टर साहब? मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी नाराज़गी मुझे तो नहीं लगती। अल्लाह ताला खैर रखे इंशाल्लाह। ये बातें सुनते रहते हैं, आपको पता है हर इलेक्शन से पहले एक खपरौला मचता है और ये नाराज़गियाँ होंगी और सरप्राइज़ होगा और फलां होगा। पंजाब में किसी तो वो कहती है अल्लाह ताला खैर रखे जी। जितनी नशिस्तें हमारी इस मरतबा मेजॉरिटी जो है, बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस मरतबा मेजॉरिटी जो है सेनेट के अंदर इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की होगी और उनके जो अपना कोलिशन पार्टीज हैं उन्हीं की होगी। डॉक्टर साहब, ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, शफाफ तरीका होना चाहिए, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। ये एक बुनियादी नुक्ता है,
लेकिन आज जब अपोजिशन की जानिब से वावेला किया गया तो अफसोस उस वक्त भी हुआ जब कुरैशी साहब ने यह कहा कि अपोजिशन अगर सुन सकती है, बात सुना सकती है, तो हम बात करने को तैयार हैं। तो उसके जवाब में जमीयत उलमा इस्लाम फ़कीर रहनुमा मौलाना असदुर रहमान ने यह कहा कि हम सुनेंगे भी और सुनाएंगे भी। जब वो बात कर रहे थे तब वही तर्ज अमल जो अपोजिशन का कुछ देर पहले था वो हुकूमती बेंचेस की जानिब से अपनाया गया, डेस्क बजाने शुरू कर दिए गए। यानी दोनों तरफ से एक जैसा तर्ज अमल अपनाया जाए और वहां पे संजीदगी ना दिखाई जाए तो बात कैसे होगी? मेरा ख्याल है कि जी अहम चीज़ ये है कि आप देखिए इंटेंशंस देखें तहरीक इंसाफ की क्या है। आप मुझे बताइए कि पहले दिन से हमारी पूरी कोशिश है इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर। सबसे पहले तो हमने तनकीद की थी, आपको भी याद होगा 2013 के इलेक्शन के अंदर जब हमने कहा था कि जी हमारे आप 4 सीटें खोलें। आपके सामने था कि हमने तनकीद की थी। सबसे ज़्यादा पटिशन्स भी हम इन्हें जमा करवाई। मुझे अभी तक याद है कि मेरी 2017 की जो इलेक्शन थी उसके अंदर मैंने 32 पटिशन्स जमा करवाई थी, क्योंकि हमें ये लगता है कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है इट शुड बी क्लीन एज मच एज पॉसिबल। अब जहाँ तक आज ईवान की कार्रवाई हमने ऐसे देखा जैसे मछली मंडी बन गई है, स्पीकर का गिराव किया गया, नारेबाजी की गई, वहाँ पर का जो एजेंडा था उसकी कॉपियाँ फाड़ दी गई, करारदाद की कॉपियाँ फाड़ी गई, और इस तरह लग रहा था कि ये कौमी असम्बली का कोई इजलास नहीं हो रहा, किसी मोहल्ले में कोई लड़ाई हो रही है। तो इसमें किसका कसूर है और क्या अपोजिशन जानबूझ के कर रही है, हुकूमत की तरफ से भी ऐसा हो रहा है, या माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि किसी चीज़ को सामने ना लाया जा सके? मेरा ख्याल है जी सबसे बड़ी ये बात है कि ये आपके सामने ही है, अपोजिशन ही सारा खपरौला डाल रही होती है, और नेचुरली फिर उसकी रिटेलिएशन में जब उनकी बारी आती है तो पीपल ऑल्सो रिटेलिएट। कुछ लोग तो नहीं करेंगे पर कुछ कर जाते हैं। अहम चीज़ ये है कि असेंबली, आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, एक बहुत सीरियस उसका पर्पस है। आपने लेजिस्लेशंस करनी है, आप उस पर डिबेट करें, आप उसके ऊपर डिस्कशन करें, आप बात करें, आप अपनी बात मनवाएं या दूसरी की बात मान लें। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर हमने पढ़े लिखों की तरह ये नहीं काम किया तो नुकसान जो है ओवरऑल तो मुल्क का ही नुकसान होना है। और मेरा ख्याल है कि इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो हमेशा याद रखनी चाहिए कि जी हर बेसिस किसी भी साफ शफाफ इलेक्शन का जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस होता है। सेनेट की इलेक्शन पे आप मुझे बताइए कोई ऐसा साल है जब उस पर तनकीद ना हुई हो कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई, फ्लोर क्रॉसिंग हुई? हमेशा हुआ है। तो आज जब हमें मौका मिल रहा है कि इसकी हम रेक्टिफिकेशन करें तो फिर ऑपोजिशन का इस तरह का रवैया जो ताउन जरूरी है। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट इलेक्शन के लिए मेरिट पर टिकट देने का फैसला किया है। मेरिट क्या होगा? उम्र होगी, सियासी तजर्बा होगा, या पार्टी से वफादारी होगी? हर चीज़ को कंसिडरेशन में लाया जाएगा जी। वजह यह है कि नेचुरली एक बंदे की जो सियासी तजर्बा है उसको भी मद्देनज़र रखा जाएगा, जो उसकी पार्टी के साथ एसोसिएशन और लॉयल्टी है और बहुत अरसे का साथ देना वो भी रखा जाएगा, और आगे वो किस तरह सेनेट के अंदर मैनेज करेंगे, ये सारी चीज़ों का बाकायदा एक मेरिट के तौर पे। और जिस तरह इमरान खान साहब ने खुद पर्सनल इंटरेस्ट शो करके कहा कि ही विल बी इंश्योरिंग कि टिकट्स जो हैं प्रॉपर मेरिट पे मिले, हमें बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह सही लोगों को टिकट्स मिलेंगे। चले उम्मीद करते हैं हॉर्स ट्रेडिंग का मामला भी रुके। ये अगर शफाफियत ओपन बैलेटिंग से हो सकती है तो इस पर तमाम स्टेक होल्डर्स मिल बैठकर बात करने को तैयार हो जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा इस हवाले से अपना वक्त दिए। नाज़रीन, बात करेंगे कि सेनेट इंतखाबात में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का नया प्लान क्या है। प्लान यह है कि ऑपोजिशन के जो उम्मीदवार होंगे उनकी हिमायत की जाए, उसके मुकाबले में कि वफाकी हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर अगर उम्मीदवार लाती है तो उसके मद्दे मुकाबिल पीडीएम को भी अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना चाहिए, तभी सेनेट इलेक्शन में जीत के इम्कान ज्यादा रोशन हो सकते हैं। तो इस हिकमत अमली पे कितनी पार्टीज मान जाएंगी और कौन इनफरादी दौड़ में शिरकत करेगा, राना साहब से जानेंगे। राना साहब, क्या पीडीएम के अंदर कोई इनफरादी तौर पर लड़ने के लिए बज़िद है? जी बिल्कुल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और मुस्लिम लीग नून भी वो कहते हैं कि जी हम लड़ें इलेक्शन अपने अपनी जमातों के प्लेटफॉर्म से। पीडीएम की जमातें जो हैं जहां पर उनके कम मेंबर्स हैं वो हमारी हमायत करें। दोनों जमातों का ये कहना है।
अब मामला क्या हो गया, मौलाना फजलुर रहमान साहब और जो छोटी जमातें हैं वो ये कहती हैं जनाब पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा जाए, टिकट भी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से दिया जाए। अब जब टिकट पीडीएम के प्लेटफॉर्म से दिया जाएगा, जारी किया जाएगा, जैसे आज इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जिनका तल्लक सियासी जमातों से है वो अपना सर्टिफिकेट जमा कराए ना एक। जी जी। तो अब पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जब आप इलेक्शन लड़ेंगे यासर, तो फिर साइन तो होंगे मौलाना फजलुर रहमान के, मर्जी तो होगी मौलाना फजलुर रहमान की, टिकट जारी होगा मुत्तहिदा ये जो इनकी अपोजिशन है पीडीएम। ये रजिस्टर्ड तो नहीं है ना सर? रजिस्टर्ड नहीं है, ये कह देंगे ना, ये कौन सा कोई 6 दिन लगने हैं या 50 दिन लगने हैं, यानी आपके नजदीक पीडीएम रजिस्टर्ड होगी हो। देखिए वो चाहते हैं, देखिए मौलाना साहब ये चाहते हैं, मौलाना साहब ये चाहते हैं, लेकिन मौलाना साहब की इस ख्वाहिश पे किसी सूरत पे मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये दोनों जमातें मौलाना साहब की इस ख्वाहिश को पूरा नहीं होने देंगे। और मौलाना साहब समझते हैं कि अगर मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाती है, और देखें जब पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन होगा तो टिकटों की तकसीम का फैसला जो है वो मौलाना साहब भी उसमें बराबर के शरीक होंगे, मौलाना साहब बल्कि ऊपर बैठे होंगे। तो मौलाना साहब फिर आपको बताया अपना हिस्सा तो लेंगे ना, किस तरह लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, कितनी सीटें लेते हैं, क्या मामला तो होते हैं, तो ये सारा कुछ तो चलेगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। फैसला ये हो चुका है और ये फैसला समझे फाइनल हो गया है। पीपल्स पार्टी पंजाब में हमायत करेगी मुस्लिम लीग नून की, सही, बिल्कुल हमायत करेगी। मुस्लिम लीग नून जहां उनके वोट कम हैं वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत करेगी। और जिस जगह वफाक के अंदर दोनों जमातें मुश्तरका तौर पे हिकमत अमली तय करके उम्मीदवार देंगी। राणा साहब आपने आज एक देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इंडिविजुअल मूव खेला है, उन्होंने अपना एक स्ट्रांग कैंडिडेट शो किया साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, और उन्होंने साथ में ये कहा कि अगर ये मुंतखब हो गए तो चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार भी ये होंगे। तो आपका ख्याल है कि कंसेंसस है इस बारे में पीडीएम के साथ उनके? बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। पहले तो ये देखा जाएगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्शन कहाँ से लड़े, क्या सिंध से दे रहे हैं उन्हें? नहीं, पंजाब से, वफाक से। वफाक से जीत सकते हैं, बिल्कुल जीत सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं, फिर मैं वही बात करूंगा, चेयरमैन सेनेट मुस्लिम लीग नून क्यों नहीं लेगी? ये एक बड़ी बात है ना कि आपने अभी लाहेअमल तय नहीं किया, लेकिन पीपल्स पार्टी अपने चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार को मैदान में उतार रही। कल आपसे कहा था कि पीपल्स पार्टी इनसे लैदा होगी, याद है? मैंने कल कहा था, जी जी, हमने कल के प्रोग्राम में कहा था। देखिए ये जो है ना मुत्तहिदा अपोजिशन जो है पीडीएम, ये सिर्फ है एक नाम। इसमें हर खिलाड़ी जो है ना कोशिश कर रहा है कि मुझे जो अच्छा मिलता मैं ले जाऊं। इसके तमाम सियासी जमातें, छोटी बड़ी सारा कुछ, ये होने दें इलेक्शन के बाद आप देखिएगा क्या होता है। देखिए यूसुफ रज़ा गिलानी, पहली बात तो यह है कि अगर मुस्लिम लीग नून चाहेगी तो यूसुफ रज़ा गिलानी जीतेगा, मैं आपको ये भी बता दूं। सही, हाल ही पीपल्स पार्टी की चाहने से यूसुफ रज़ा गिलानी नहीं, यानी पीएमएलएन का साथ हो तो चेयरमैनशिप पक्की हो सकती है, फिर हो सकती है। लेकिन उसमें भी देखना जोड़ तोड़ तो बड़ा होगा ना, ये कोई ज़्यादा वोटों का फ़र्क नहीं है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा वोटों का फ़र्क था उस वक्त निकल गया था ना। ये ओपन बेल्ट अगर नहीं होता और खुफिया रायशुमारी होती है तो उसमें तो इस सेनेट के इलेक्शन में क्या होगा, फिर आगे जाके क्या होगा, ये बड़ा कुछ होगा। मैं आपको बता दूं, ये मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में हमायत लेगी, पीपल्स पार्टी सिंध में लेगी नून लीग से, वफाक में इन्हें कुछ लोग कुछ देओ, इस पॉलिसी पे चलना पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान के भी वहाँ पे वोट हैं, वहाँ पे एएनपी के लोग भी बैठे हैं, महमूद अचकज़ई भी बैठे हैं। तो ये किसी बात से ही किसी की सपोर्ट करेंगे ना, तो ये किसी ना किसी सूबे में कुछ देना पड़ेगा, फिर उसके बाद होगा। 4 फरवरी के इजलास में ये जो नॉमिनेशन आई है इस पे क्या बहस होती है और इस पे तहफ़्फ़ुज़ात? 4 फरवरी को वही होगा जो हमने 3 दिन पहले का, जरा कल 4 फरवरी है, उसके बाद इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मीडिया में आएगी, तो रात को बैठ कर डिस्कस करेंगे, तो अपने पुराने क्लिप निकाल लेंगे सारे। चले नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पीडीएम की कि सेनेट इंतखाबात, इस्तीफे, लॉन्ग मार्च। इस्तीफे की सबसे बड़ी हामी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कितने अराकीन हैं जो इस्तीफों के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं या फिर इनकारी हैं? राना साहब, क्या कोई इनकारी है? तहफ़्फ़ुज़ होना तो वो दूर हो जाता है, इनकारी हो तो मनाने में देर लगती है। बिल्कुल जी, मैं आपको एक बड़ी खबर दूं, मुस्लिम लीग नून, ये जो इस्लामाबाद में एक रोज़ पहले इजलास हुआ शाहिद खान अब्बासी साहब की रहायश का भी, उसमें जहां बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई, ये भी डिस्कस हुआ कि अगर हम इस्तीफ़े देने जाते हैं तो कितने हमारे अरकान ऐसे हैं जो इस्तीफ़े नहीं देंगे। ये बाकायदा कहा गया, तो पता चला कि उन्होंने कहा जी हमारे पास जो इतला है, क्योंकि ये सारी थिंक टैंक बैठा था ना, उन्होंने कहा जो हमारे पास इतला है 20 से 23 अरकान ऐसे हैं जिन पर हमें मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो वो इस्तीफे नहीं देंगे।
कि जो वो कौन कौन है। उन्होंने कहा जो उसमें से चनियोर से तलक रखने वाला भी एक MNA है, लाहौर से तलक रखने वाला एक MNA है, शेखुपुरा से डिवीज़न से जो है वहाँ से तलक रखने वाले 2 MNA हैं, लाहौर डिवीज़न ही बनती है सारी। उसके बाद उन्होंने कहा जनाब एक तो ये देखा जाए कि कसूर से हमारा एक बड़ा तगड़ा MNA है, वो जो तहरीर लिख के लाया है, जो 2 तहरीर उसने इस्तीफ़े की जमा कराई है, उसके बाद वो 3 मीटिंगों में नहीं आया, तो उसे खदशा था कि जिस मीटिंग में अगली में जाएंगे शायद इस्तीफ़ों का फैसले ना हो जाए। तो उन्होंने एक डिटेल वहाँ पे एक एक नाम डिस्कस किया गया। फिर मैं आपको मज़े वाली बात बताऊँ, वहाँ पर तो ये भी हुआ कि जिन 2 अरकान के इस्तीफ़े कौमी असम्बली के स्पीकर के पास पहुँच गए थे, जब उन्हें मरियम ने कह दिया था, मरियम साहबा ने कह दिया था कि मुँह पे मारे जाके इस्तीफ़े, तो उन्होंने इस्तीफ़े क्यों नहीं दिए, क्यों नहीं दिए, क्यों इनकारी हुए, क्यों इस्तीफ़े दे के नहीं आए? अगर वो दे के आ जाते तो आज मूवमेंट चेंज होती। ये यासर बकायदा का। अब 20 से 23 अरकान ऐसे हैं जिन पर उसमें वो नाराज अरकान भी शामिल। जी नाराज अरकान में उसमें नहीं, आप सूबाई असम्बली नहीं, कौमी असम्बली की बात कर। अच्छा, एक तो ज़हन में रखिएगा, इन्होंने इस्तीफ़े सिर्फ कौमी असम्बली से देने हैं, सूबाई असम्बली से नहीं देने। पंजाब में भी नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। मैं आपको ये लिख के दे दूँ, ये कौमी असम्बली में इस्तीफ़े देंगे। अगर देने गए तो अगर 1%, तो उसमें 20 से 23 अरकान है जिन पर इनको खुद शक है। और मैं आपको ये बता दूं, अगर इनको शक ना होता तो 31 जनवरी को ये कुछ ना करते, उन तमाम लोगों के इस्तीफ़े मीडिया में दे देते कि जनाब ये इस्तीफ़े हैं, और कम से कम इससे खेलते। आप गौर करें ना, किसी एक सियासी जमात ने 31 जनवरी को कोई एक ऐसी बड़ा काम किया क्या? वो इस्तीफों की लिस्ट दी। ग्रुप ऐसा मौजूद है जिससे खदशात हैं, जिसकी वजह से ये जो इकदाम है ये उठाया नहीं फिल वक्त जा सकता। इस बारे में कुछ अंदर मुशावरत चल रही है। राना साहब ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक से पहले एक पूछनी है, मौलाना फजलुर रहमान साहब को हालिया कोई तोहफा भी मिला? तोहफा नहीं मिला। एक बहुत बड़ी आपको एक खबर दे दें, मैं नाम नहीं दूंगा। 2 करोड़ रुपए की एक गाड़ी ली गई है। 4 करोड़ रुपया तकरीबन उस गाड़ी की कीमत है, 4-4.25 करोड़ रुपये। हमारे पास जो इतला है कि 2 करोड़ रुपए की वो बुलेट प्रूफ गाड़ी है, कोयटा से ख़रीदी गई है। आधा तोहफा ही हुआ? हाँ तोहफा, और नॉन कस्टम पेड है। मैं ये भी आपको बता दूँ, नॉन कस्टम पेड है। अब उस पर किसने कौन सा किस तरह नंबर लगाना है, ये तो अब अदारों को देखना होगा कि किस तरह पकड़े जाना है। वो जो अहम शख्सियत है, बहुत करीब है, इनके करीब तर हैं बल्कि करीब तरीन है, वो कोयटा गए थे। कोयटा जाके कुछ पेमेंट कर दी गई है। नैब में उनके हवाले से भी तो तफ्तीश नहीं जारी? नहीं, अभी उनका नाम आएगा शायद, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बहुत करीब है। मुझे कहेंगे तो मैं वक्त आने पे नाम भी बता दूंगा, नाम मेरे पास मौजूद है, जहाँ से गाड़ी ली है, कितने में ली है, जो गाड़ी पहुँचाएगा, गाड़ी का कलर कौन सा होगा, सब कुछ बता दूँ। चले वक्त आने पे उसकी तफसीलात भी मंजर आम पे लाएंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने महंगाई को रोकने के हवाले से और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी लाने के हवाले से मार्केट कमेटीज़ ख़त्म करने का फैसला किया। इसी पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज एक बड़ा फैसला किया कि मार्केट कमेटीज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा। मार्केट कमेटीज़ होती क्या हैं? मार्केट कमेटीज़ वो होती हैं जो कीमतों का तयन करती हैं और कीमतों को उनकी सतह पर बरकरार रखने के लिए इकदाम उठाती हैं। लेकिन उनके हवाले से बहुत सी शिकायत मौसूल हो रही थी, जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा हो रहा था। अशियाए ज़रूरिया की कीमतें मुस्तहकम नहीं हो रही थी और उन पर काबू नहीं पाया जा रहा था, जिसकी वजह से मार्केट फ्लक्चुएशन का शिकार थी। इसी वजह से ये इकदाम उठाया गया। लेकिन इसके मुतबादिल हिकमत अमली क्या है, ये राना साहब से जानेंगे। राना साहब, मार्केट कमेटीज़ अगर ख़त्म कर दी जाएंगी तो फिर वो कंट्रोल ज़िलाई सतह पर होगा, टाउन कमेटीज़ की सतह पर होगा, किस सतह पे होगा और उसमें शफाफियत किस तरीके से आएगी? अच्छा, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो मार्केट कमेटियां ख़त्म करने का फैसला किया ना, ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 1, 2 या 3 नहीं बल्कि बहुत सी शिकायत और उसके बाद बहुत सी रिपोर्ट्स की रोशनी में की है। मार्केट कमेटियों में गलती से मैं गलती कहूँगा इसे, कि उनमें टेक्निकल बंदा लगाने की बजाय इन्होंने अपने सियासी कारकुनों को मार्केट कमेटियों के चेयरमैन बना दिया। बस पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंडी आपकी लाहौर की सब्जी मंडी है, यहाँ पे वकार को बना दिया, किसी जगह किसी को बना दिया। अब मार्केट कमेटियां जो होती हैं, चेयरमैन मार्केट कमेटी, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने वहाँ सामान की रसद,
वहाँ पर मसलन आपको पता है कि ये सब्ज़ी महंगी नहीं है, लेकिन अगर सब्ज़ी मंडी से महंगी निकल रही है और बाहर जाकर महंगी हो रही है तो हुकूमत को उसका नुकसान होता है। फल, सब्जियाँ, ये सारी चीज़ें इसी में आती हैं। इसको कंट्रोल करने का चेयरमैन मार्केट कमेटी जो होता है उसका काम होता है, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी का काम होता है। हुआ क्या कि सियासी तैनातियाँ हुई, सियासी तैनातियों के बाद उन लोगों ने चीज़ें सस्ती हुई या नहीं हुई, लेकिन उनके घर बड़े अच्छे बन गए, उनकी गाड़ियाँ बड़ी अच्छी हो गई, उनकी मौजें लग गई। यार यहाँ पे होता है यासठ आरती होता है। इन्होंने इस हुकूमत ने फैसला किया किसान बाजार लगेगा उन कमेटी मार्केटों के अंदर, यानी किसान डायरेक्ट आगे वहाँ खड़ा होकर अपनी सब्जी अपना सामान खुद फरोख्त करेगा। हुआ क्या कि जहाँ पे किसान बाजार लगने थे वो स्टैंड बन गए। तो जब ये शिकायतें मिली वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, उन्होंने कहा महंगाई तो कंट्रोल में नहीं आ रही, एक नई फसल आ रही है, सस्ती होनी चाहिए फसल, उसके बाद वजूद जो महंगी होता जा रहा है, फल सस्ता होना चाहिए, महंगा होता जा रहा है। तो ये जाके जब चेक किया तो पता चला कि ये मामलात हैं। जो लोग वहाँ तैनात किए गए हैं उनके अंदर ही बड़ी खराबियाँ हैं, वहाँ पे रिश्वत का बाजार करा, जिसके बाद बहुत बड़ा स्टैंड लिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने। ये बड़ा अच्छा हुआ। अब होगा ये कि ये टोन की सतह पे जाएगा। यस सर, सही, टोन की सतह पे जाएंगे और उसके बाद AC जो होंगे किसी भी इलाके का वो इसको कंट्रोल करेगा। मतलब लाहौर में 3 मंडियाँ हैं, कराची में 12 से 13 बड़ी मंडियाँ हैं, इसी तरह KPK के अंदर है, इसी तरह कोयटा में है। मतलब मुख्तलिफ शहरों में बड़ी मंडियां हैं जहां से सामान फरोख्त होता है, दूसरी छोटी मंडियों में जाता है। अब वहां पे कंट्रोल करेंगी प्राइस कंट्रोल कमेटियां, वहां पे DCO रेट निकालेगा, कमिश्नर रेट निकालेगा और एक दिन पहले तयन कर दिया जाएगा कि ये सामान जो है इसका ये रेट है। राना साहब, इस पर अमल दरामद कैसे यकीनी होगा? अमल दरामद आप के लिए ये देखें कि जब इख्तियारात निचले तबके तक मुंतकिल नहीं होते तब तक अमल दरामद मुश्किल हो जाता है। अगर टाउन की सतह पर ले आएंगे तो कुछ मुश्किलात नहीं पेश आएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगी। मैं उसकी वजह बताता हूँ ना। टाउन कोई बहुत बड़ा एरिया था, 1, 6 या 7 जो है हल्के उसका एक टोन बनता है MPA का। जी जी। तो उसके बाद उस टोन के बिल्कुल आराम से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। आपको ये देखना होगा उसमें मंडी कितनी है, उसमें मार्केटें कितनी है। ये मार्केट कमेटियां जो ये तो नहीं जो हर मार्केट की कमेटी है, नहीं, ये मार्केट कमेटी में सब्जी फ्रूट मंडी जो है ना इसकी, ये मार्केट कमेटीज होती हैं। जो दालों चीनी की रेट्स जो है ये तो किसी और जगह से फिक्स होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा उन्हें देखती हैं। ये इसलिए इनके दायरे इख्तियार में वो छोटा सा एक एरिया होता है। उसके बाद इन्होंने किस तरह गली मोहल्ले की दुकानों पर रेट लिस्ट, किस तरह दीगर काम करने हैं, वो इनकी जिम्मेदारी होती है। और उसके लिए ऑलरेडी प्राइस कंट्रोल कमेटियां मौजूद हैं, उसके लिए दीगर मामला करते हैं वज़ीर आज़म की जानिब से ये जो हालिया इकदाम उठाया जा रहा है ये खुश आइंद हो और अवाम के लिए रिलीफ का बाइस बने। नाज़रीन, आपको याद होगा कि अपोजिशन की जानिब से एक ही बात दोहराई जाती है कि मौजूदा हुकूमत ने एक ईंट नहीं लगाई और पुराने मंसूबों पर ही तख्तियां लगाई हैं। हकीकत क्या है? मौजूदा हुकूमत में मंसूबे कितने शुरू हुए, कितने पाया तकमील को पहुंच चुके हैं और कितने ऐसे हैं जो अभी तकमील के मराहिल में? राना साहब से जानेंगे। राना साहब, हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का बयानिया एक है कि डेवलपमेंट कोई नहीं है, सिर्फ बयानबाजी है, क्या ऐसा ही? नहीं यासर, ऐसा नहीं है। मेरे पास जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं, तरक्याती कामों के लिए बेइंतहा, मैं फिर अदा कर रहा हूँ, बेइंतहा फंड्स जारी हुए। लेकिन हुआ क्या, ये यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा माफिया बैठा हुआ था, सरकारी माफिया, ठेकेदार माफिया। ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो एक रिपोर्ट बन के गई है। जिस तरह ये मार्केट कमेटियों की रिपोर्ट है ना, इसी तरह ये एक रिपोर्ट बन के गई है कि हुकूमत के खिलाफ आखिरकार ये प्रोपेगेंडा क्यों हो रहा है, इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा। पता चला कि जनाब 80%, ये मैं आपको पूरे पाकिस्तान के फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बात कर रहा हूँ, 80% ठेके बड़ी सड़कों के, गली मोहल्लों के, स्कूलों के या दीगर मामलात के जो ठेके हैं वो बगैर टेंडर दे दिया जाता है, लेकिन बेल्टिंग नहीं की जाती। पता चलता है कि ठेकेदार माफिया और सरकारी जो मुलाजमीन हैं, अफसरान हैं, ये मिले होते हैं। उसमें होता क्या है कि 1 करोड़ रुपए का अगर एक ठेका है तो उसमें कहा गया कि उसमें से 80 लाख तकसीम हो जाते हैं। ये अभी पिछले दिनों वज़ीर आला ने लाहौर से तब्दीलियां की हैं इसी मामले में ना, तो एक आमिर बाटो, एक अभी कोई एक न्याजी, इस तरह के लोग थे। इनके मतलब था कि पैसे दो ले जाओ, यही हिसाब उन्होंने पिंडी से निकाला। ये सिंध में तो था ही, ये चारों सूबों के अंदर उन्होंने कहा यही चल रहा है। उन्होंने कहा उसके बाद क्या हुआ कि ये ठेकेदार माफिया ज्यादा वो है जिनमें से ज्यादा का तल्लक मुस्लिम लीग नून से है। बल्कि उस रिपोर्ट में 3 ऐसी वीडियो पेश की गई कि शहबाज शरीफ की लाहौर तारीख पेशी के मौके पर जो शख्स सबसे ज्यादा नारे लगा रहा है, उसके आगे लिखा गया कि इसका ये नाम है, मेरे पास नाम मौजूद है, और ये ठेकेदार एसोसिएशन का सदर है यासर साहब। और फिर बताया गया कि जनाब
टेंडर होने नहीं देते, ये मिली भगत से सारा कुछ तय हो जाता है, पैसे सरकार को लेता जाते हैं, ठेकेदार को ले जाते हैं, फिर वो काम होता ही नहीं, सरकार के खाते में काम हो गया। आप ये बताइएगा एक्शन इस पे क्या होने जा रहा है? एक्शन इस पे ये होने जा रहा है जनाब, के तमाम पुराने ठेके जितने हुए, जितना पैसा गया खरबों रुपए, उसका हिसाब लिया जाएगा। एक कमेटी तश्कील दे दी गई है जो उसे चेक कर रही है। चेक करने के बाद जनाब फिर ठेकेदार और सरकारी अफसर दोनों के खिलाफ एक्शन होगा। और मजे वाली आपको एक बात बता दूं, कमिश्नर लाहौर के ने मौजूदा कमिश्नर जो लाहौर है, इन्होंने आके थोड़ी सी सख्ती की तो पता चला कि लाहौर शहर के अंदर जो अरबों रुपए की लाइट्स लगती थी, जिसके ठेके होते थे, वो ठेके कागजों में होते थे, पैसे खा लिए जाते थे। जब चेकिंग शुरू हुई तो लाइटें लगनी शुरू हो गई। इसी तरह पिंडी में, इसी तरह मैं आपको पेशावर के अंदर और तो और कोयटा के अंदर सबसे ज्यादा करप्शन हुई, कोयटा में। चले उम्मीद करते हैं कि कौमी खजाने को जो नुकसान पहुंचा है उसकी जवाबदेही भी होनी चाहिए और वो अनासिर भी सामने आने चाहिए जिन्होंने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। नाजरीन, द लास्ट आवर से मुझे और आप सबको दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।